मैंने दरवाजा खींचकर बाहर से बंद कर दिया। ये खासा माकूल और साफ सुथरा हिस्सा था और यहाँ शायद यही वो अफराद थे। लेकिन तीसरा दरवाजा खुलने के बाद मुझे अपने ख्याल में तरमीम करना पड़ी थी। इस कमरे के फर्श में खला था जिससे सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। शकील, इधर कोई तहखाना है? मैंने शकील को आगाह किया। बाहर क्या पोजीशन है? शकील ने किसी से दरियाफ्त किया। 4 मजीद गिरा दिए हैं। एल के बड़े हिस्से की तरफ से ज्यादा मुजामत है। किसी ने जवाब दिया। गुड, ज्यादा मुजामत हो तो दस्ती बम इस्तेमाल करना। शकील ने हुक्म दिया और मुझे दरवाजे की निगरानी करने का इशारा करते हुए तहखाने की तरफ बढ़ा। उसने मोहतात अंदाज में अंदर झांका और फुर्ती से पीछे हट गया। अचानक मुझे ख्याल आया, मोना, सफीर कहाँ हो तुम? मैंने चिल्ला कर पूछा। हम यहाँ हैं। फौरन ही तहखाने से मोना की आवाज आई। ये शख्स, उसकी आवाज यूं रुक गई जैसे किसी ने उसका मुंह दबा दिया हो। सफीर, मैं चिल्लाया, मगर इसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं तड़प कर नीचे की तरफ भागा। शकील ने मुझे रोकने की कोशिश की लेकिन मैंने उसे एक तरफ धकेल दिया। कई सीढ़ियां बैक वक्त फलांगते हुए मैं नीचे पहुंचा तो मेरी नजर सबसे पहले कुर्सी से बंधे सफीर पर पड़ी। उसका सर एक तरफ ढलका हुआ था और मोना गायब थी। मोना, कहाँ हो तुम? मैंने फिर चिल्ला कर कहा। तहखाने में एक तरफ पेटियों का ढेर था। मुझे महसूस हुआ कि इस ढेर के अकब में कोई था। मैं राइफल ताने मोहतात कदमों से उस तरफ बढ़ा। अचानक एक जगह से मोना इस तरह सामने आई कि उसकी गर्दन किसी के बाजू में दबी थी और दूसरे हाथ से एक चाकू उसके रुखसार को छू रहा था। कौन हो तुम? छोड़ दो इसे, मैंने उसे खबरदार किया। पीछे हट जा वरना हम लड़की का गर्दन उतार देगा। किसी ने पठानी लहजे में उर्दू बोली। उसका लहजा मुझे जाना पहचाना लगा। लड़की को छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। बकवास मत करो, पीछे हो जाओ। वो शख्स मोना को लिए सामने आया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसके खुलखाल में उम्र रसीदगी आ गई थी। सर के बिखरे बाल और दाढ़ी सफेद हो रही थी लेकिन वो 100% फतेह खान था। वो बिलाशुबा फतेह खान था। दूसरे लम्हे उसकी तस्दीक भी हो गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम शहबाज? फतेह खान, मेरी पहले भी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी और अब भी नहीं है। लड़की को छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। पहले भी मैं बेवकूफ नहीं था और अब भी नहीं हूं। ये पिस्तौल मेरी तरफ फेंक दो वरना मैं मरने से पहले लड़के का गला जरूर काट दूंगा। उसका लहजा साफ था। इतने अरसे में यह भी एक तब्दीली आई थी लेकिन उसकी सफाक फितरत वैसी ही थी। मैंने एक नजर सफीर पर डाली। इसका हिलता पेट बता रहा था कि वो जिंदा है। तुमने इसके साथ क्या किया है? कुछ नहीं, तस्वीर का पता पूछ रहा था। शोबी, इसने सफीर पर बहुत तशद्दुद किया है, मोना रूहान सी आवाज में बोली। फतेह खान, मैं अपने दोस्त के साथ किया जाने वाला सलूक भी भूल जाऊंगा लेकिन इसे छोड़ दो। मुझसे पिस्तौल लेने का कोई फायदा नहीं है। बाहर राजा उमर दराज के दर्जन भर मुसल्ला अफराद हैं। वो तुम्हें नहीं जाने देंगे। तुम यही तहखाने में छुप जाओ। बकवास मत करो, पिस्तौल इधर फेंको। उसने घुरा कर कहा और चाकू का ब्लेड मोना की नाजुक सी गर्दन में दबा दिया। मैंने जल्दी से कहा, ओके, तुम मरना ही चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने पिस्तौल उसकी तरफ उछाल दिया। ये राइफल भी। उसने मेरे निशाने पर लटकी राइफल की तरफ इशारा किया। बादल दुखास्ता मैंने राइफल भी उसकी तरफ फेंक दी। जैसे राइफल नीचे गिरी उसने मोना को एक तरफ धक्का दिया और झपट कर पिस्तौल उठा लिया। इसका रुख मेरी तरफ करते हुए उसने राइफल भी उठा ली थी। इतने अरसे बाद तुम्हें देखकर खुशी हो रही है, उसने कहा। अब मैं अपनी कसम पूरी कर सकूंगा। इसने पिस्तौल मेरी तरफ किया था। 1 मिनट, कैसी कसम? जब तुम एमन को लेकर भाग गए थे तो मैंने कसम खाया था कि तुम्हें कत्ल कर दूंगा। फतेह खान एक बार फिर मौत के रूप में सामने आया था। चलो, मुझे मार दिया तब ऊपर वालों से कैसे लड़ोगे? वो सोच में पड़ गया। फिर उसने सर हिलाया। चलो, आज नहीं, मैं फिर कभी अपनी कसम पूरी करेगा। अभी तुम मुझे जगह से बाहर निकालो। अगर किसी ने रोका तो सबसे पहले तुम मरेगा। मैं इस बात की जमानत नहीं दे सकता। मैंने नफी में सर हिलाया। राजा उमर दराज के आदमियों के लिए तुम ज्यादा जरूरी शख्स हो। सिर्फ मेरी वजह से वो तुम्हें जाने की इजाजत नहीं देंगे। बको मत, ऊपर चलो। उसने राइफल से ऊपर इशारा किया। मैं और मोना एक साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़े। मैंने उसे सहारा न दे रखा होता तो शायद गिर जाती। इसका बदन बेद मजनू की तरह लर्ज रहा था। फतेह खान हमारे पीछे था। पहले मैं कमरे में निकला और उसे देखकर मुझे मायूसी हुई थी। मेरा ख्याल था कि शकील कहीं घात लगाए बैठा होगा और धोखे से फतेह खान को काबू कर लेगा, लेकिन वो शायद बाहर चला गया था। फतेह खान हमारे अक्कम में किसी चुकन्ने भेड़िए की तरह बाहर आया था। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, अभी बाहर जाने के लिए तुम्हें ऐसे कई मराहिल से गुजरना पड़ेगा। तुम बाहर जाकर गाड़ी दरवाजे के सामने लाओ। उसने मेरी बात नजर अंदाज करके कहा। याद रखना, 5 मिनट से ऊपर हुए तो मैं इस लड़की को गोली मार दूंगा। क्या पोजीशन है? मैंने रेडियो के बटन पर हाथ रखकर पूछा। ऑल टेक ओवर सर, किसी ने जवाब दिया। जब हम ऊपर आए तो फायरिंग रुक चुकी थी। मेरे साथ लोग इमारत पर पूरी तरह काबिज हो चुके हैं। मैंने फतेह खान को आगाह किया, तुम्हारे पास 4 मिनट रह गए हैं। उसने सवार लहजे में कहा और राइफल का रुख मोना की तरफ कर दिया। ओके, मैंने कहा, लेकिन हमारी गाड़ियां इमारत से बाहर और दूर हैं। इसकी जरूरत नहीं है। अहाते में एक पेजीरो खड़ी है, वो मेरी है। ये लो उसकी चाबी। उसने चाबी मेरी तरफ उछाल दी। अब 3 मिनट है। मुझ पर बिला वजह का दबाव मत डालो। अभी मुझे इन लोगों को भी समझाना है। इनकी इजाजत के बगैर मैं कोई कदम नहीं उठा सकता। ये सब मुझे नहीं मालूम।
बस इतना याद रखना, मुकाबले का मौका आया तो मैं अकेला नहीं मरूंगा। ठीक है। मैं जाने के लिए मुड़ा था कि कब से अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने रेत की बोरी पर मुक्का मारा हो। मैं बौखला कर पलटा तो फतेह खान जमीन पर गिरता नजर आया। उसके हक में शकील घुटनों के बल बैठा था। देखते ही देखते फतेह खान मुंह के बल गिर कर साकित हो गया। उसके सर के अकबी हिस्से से खून बह रहा था। मैं कुछ देर के लिए दम बखुद रह गया था। तुम कहां से नाजिल हुए? ऊपर से। उसने मुस्कुराकर ऊपर की तरफ इशारा किया। तब मैंने देखा कि छत के साथ एक छज्जा सा सामान रखने के लिए बनाया गया था। अपने सफेद रंग की वजह से वो छत के हम रंग हो रहा था। इस वजह से गौर से देखे बगैर नजर नहीं आ रहा था। फतेह खान के सर पर शकील ने पिस्तौल का दस्ता मारा था और वो बेहोश था। मैं और मोना बैक वक्त तहखाने की तरफ लपके। अचानक मुझे ख्याल आया। मैंने रुककर शकील से कहा, इसका खास ख्याल रखना, ये राजा उमर दराज का मुजरिम है। आप बेफिक्र रहें, आपका मर्द साथी कहाँ है? तहखाने में। तो अफराद को भेजो, शायद उसे तिब्बी इमदाद की जरूरत है। जब तक मैं नीचे पहुंचा, मोना सफीर की रस्सियां खुल चुकी थी। मैंने उसे संभाल कर नीचे लिटाया। सफीर के पैरों और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नुमाया थे। मैंने उसकी नब्ज चेक की। वो किसी कदर सुस्ती के साथ मगर बाकायदगी से धड़क रही थी। मैंने मोना से पानी मांगा और सफीर के गाल थपथपाने लगा। मोना कहीं से पानी ले आई। मैंने पानी उसके मुंह पर छिड़का, चंद कतरे मुंह में टपकाए। इसका खातिर ख्वाह नतीजा निकला। वो हिलने जुलने लगा था। इसी दौरान में एक फर्द नीचे आया। यह टीम का तिब्बी इमदाद का माहिर भी था। इसने सफीर का मुआयना किया और बताया कि जख्म मामूली नौयत के हैं, इनकी मरहम पट्टी बाद में की जा सकती है। फिर उसने एक बोतल अपनी जैकेट से निकाली और इसे खोलकर इसे सफीर की नाक में लगा दिया। यह अमोनिया है, इससे ये जल्दी होश में आ जाएंगे। बाकी अमोनिया सुंघाने के 1 मिनट के अंदर अंदर सफीर होश में आ गया था। आंखें खोलकर वो चंद लम्हे के लिए खला में घुरता रहा। जैसे ही मैं उसकी तरफ झुका, वो एक झटके से उठकर मुझसे लिपट गया। शोभी मेरे यार, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, उसने लरजती हुई आवाज में कहा। नहीं सफीर, मेरी जान में आ गया हूं, अब तू आजाद है। मैंने उसके चेहरे पर प्यार किया। जल्दी से उठ जा, हमें यहां से निकलना है। वो मनहूस शख्स कहाँ है? उसने चारों तरफ देखा। फतेह खान, वो हमारे कब्जे में है, इससे तेरे एक एक जख्म का हिसाब लिया जाएगा। सफीर दंग रह गया था। फतेह खान था वही? हाँ वही खबीस। मैं उसे देखकर खुद हैरान रह गया था। मैंने उसे सहारा देकर उठाया। मेरा सही सालम हाथ देखकर सफीर की आंखें एक बार फिर फैल गई थीं। शोभी तेरा हाथ, इसकी कहानी भी बाद में सुना दूंगा। अब यहां से निकलना है, इससे पहले कि कोई और मुसीबत नाजिल हो जाए। मैं और मोना सहारा देकर सफीर को तहखाने से बाहर लाए थे। शकील ने गाड़ियां पहले ही निकलवा दी थी। जो लोग जिंदा बचे थे, इन्हें निहत्ता करके एक कमरे में बंद किया जा चुका था। हम बाहर निकले तो खुले गेट से हमारी दोनों जीपें तनतनाती हुई अंदर आई थी। मैंने निगरानों को भी चलने का हुक्म दिया। अहाते में खड़ी एक गाड़ी मुंतखब की गई, क्योंकि अफराद ज्यादा थे और 2 जीपों में नहीं आ सकते थे। अलबत्ता सारा असलहा अपने साथ रखा गया था। अब लोगों को हुक्म दिया गया कि कार किसी जगह छोड़कर टैक्सी में कोठी तक आए। रास्ते में शकील ने मोबाइल पर वसीम को ऑपरेशन की कामयाबी की इतला दी। फतेह खान के बारे में बताया तो कुछ देर बाद राजा उमर दराज का खुद फोन आ गया था। शकील ने उससे बात की और मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया। राजा की इस तरारी आवाज उभरी, शहबाज तुम्हें क्या यकीन है वो फतेह खान ही है? 100% राजा साहब, उसने मुझे पहचान लिया था। शहबाज, इसी पूरी एहतियात से लाना। मैंने उसकी तलाश में सारा शुमारी इलाका छनवा दिया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये यहाँ छुपा बैठा होगा। राजा साहब, इसका इस कोठी में पाया जाना किसी बड़े हंगामे का पेश खैमा है। मुर्शद अली से इसका क्या ताल्लुक हो सकता है? ऐन मुमकिन है इसे डेविड शाह ने हायर किया हो। ठीक कह रहे हो तुम, राजा उमर दराज पुरजोश लहजे में बोला। फतेह खान शुरू से मेरे दुश्मनों से मिला हुआ है, मैं इसे इबरत का निशान बना दूंगा। आप बेफिक्र रहें राजा साहब, ये चंद लम्हे बाद आपके कदमों में होगा। मैंने कहा और मोबाइल बंद किया था कि अकब से किसी की चीखने की आवाज आई। जीप रोको, हरामजादा कूद गया है। मैंने मुड़कर देखा, फतेह खान जीप के अकबी हिस्से में पड़ा हुआ था और इस पर एक तरपाल डाल दी गई थी। न जाने किस वक्त होश में आकर उसने पहले से जीप का अकबी दरवाजा खोला और नीचे कूद गया। जब तक जीप रुकती हम उसके पीछे जाते, वो लंगड़ाता हुआ हाईवे के साथ झाड़ियों में गायब हो चुका था। मैं जीप से उतरते हुए चिल्लाया, पीछा करो उसका, निकल कर जाने न पाए। फतेह खान के अचानक कूदने से अकब में आने वाली नई नवेली दुल्हन जैसी कार उसे बचाने की कोशिश में सड़क से उतरकर दर से जा टकराई थी। इसे चलाने वाला नौजवान तसादुम के बाद संभल कर बाहर आ रहा था। शकील के 4 साथी जीपों से उतरकर फतेह खान के पीछे भागे थे। कार वाला नौजवान भंडाया हुआ मेरे पास आया। ये क्या हरकत थी? कौन था वो पागल का बच्चा? पागल ही है भाई, मैंने मगमूम लहजे में कहा। मैंने पहले ही सोच लिया था कि फतेह खान के बारे में क्या कहना है। हमारा सबसे बड़ा भाई है, उसे दौरे पड़ते हैं बचपन से, इस्लामाबाद की एक अस्पताल से लेकर आ रहे हैं। पागल है, तुझे बांध कर रखना था ना, नौजवान तलखी से बोला। मेरी नई कार का बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे अफसोस है, तुम्हारा जो नुकसान हुआ है पूरा हो जाएगा, मैंने कहा और उसे नदीम का नंबर दिया। यह मेरा वकील है नदीम भट्टी, इस राब्ता करना और मुरम्मत का बिल भिजवा देना। नौजवान चौंका, आप नदीम भाई के क्लाइंट हैं? नदीम भाई? मैं चौंका, तुम उसे कैसे जानते हो? वो मेरे बहनोई हैं, उनकी बीवी कजन है मेरी। शाजिया तुम्हारी कजन है? मैंने जानबूझकर नदीम की बीवी का नाम लिया
ताकि उसे यकीन आ जाए। ये तो अच्छी बात है, वरना नदीम इतनी आसानी से मुआवला नहीं करता। अब आप शर्मिंदा ना करें, अब नदीम भाई के क्लाइंट हैं, वैसे भी कार इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस वाले इसे ठीक करा देंगे। खुशकिस्मती से उसकी कार का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। मैं इसे कार तक लाया और रुखसत कर दिया। मुझे खदशा था कि फतेह खान को इसके सामने पकड़ कर लाया गया तो वो मशकूक हो जाएगा, मगर उसकी नौबत ही नहीं आई। 4 के बाद मजीद 4 अफराद गए थे। वो निस्फ घंटे तक झाड़ियों में फतेह खान को तलाश करते रहे थे, लेकिन वो गधे के सींगों की तरह गायब हो चुका था। निस्फ घंटे तक एक एक झाड़ी देखने के बाद फतेह खान के बारे में यकीन हो गया कि वो फरार होने में कामयाब हो गया था। उसे जीप में डालने वालों से यह गलती हो गई थी कि उसके हाथ पांव नहीं बांधे गए, वरना वो इतनी आसानी से फरार नहीं हो सकता था। मुझे उसकी फुर्ती और गायब होने में इतनी तेजी पर रश्क आया था। फतेह खान 40 से ऊपर का हो चुका था। उसके सूते चेहरे और भारी पपोटों से लगता था कि वो सुस्त और काहिल इंसान है। वो एक बार पहले भी मुझे इसी तरह हैरान कर चुका था। शकील इन लोगों पर बरस रहा था जिन्होंने फतेह खान को जीप में डाला था। मैंने उसे रोका। बस करो यार, बाकी कार्रवाई कोठी पर जाकर कर लेना, कहीं पुलिस या कोई और मुसीबत नाजिल ना हो जाए। कुदरत शायद मुंतजिर थी कि इधर मेरे मुंह से अल्फाज निकले और उधर मुसीबत नाजिल हो गई। सामने से एक मोटरसाइकिल सवार आ रहा था। उसके नजदीक आने पर मैं जल्दी से जीप की आड़ में हो गया। वो इंस्पेक्टर अकरम चिश्ती था, जो न जाने कहां से आ रहा था। इसके जिस्म पर पूरी वर्दी थी, जबकि उसे मुअत्तल किया जा चुका था। ये उसकी लाकानूनियत की एक मिसाल थी कि मुअत्तल हो जाने के बावजूद वो फोर्स की वर्दी पहनकर घूम रहा था। ऊपर से वो जीप के पास आकर रुक गया। मुझे उसकी शक की आवाज आई, क्या बात है, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों खड़े हो? हमारा कुत्ता जीप से कूदकर झाड़ियों में घुस गया है, उसे तलाश कर रहे हैं। शकील की आवाज उभरी। कुत्ता कहाँ है? अकरम चिश्ती ने अगला सवाल किया। नहीं मिला, शकील ने सादा से लहजे में कहा। बहुत शरारती है, अब भूखते गए जब खुद घर आएगा। अच्छा, अकरम चिश्ती ने कहा और मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। यह खबीज कहाँ से आ गया था? मैंने शकील से कहा। यह इंस्पेक्टर चिश्ती है, मेरा बदतरीन दुश्मन। अच्छा, आप पहले बताते, इसे इधर ही लिटा देते। नहीं, मैं बिला वजह के कुछ तो खून का कायल नहीं हूं। सफीर और मोना ने भी अकरम चिश्ती को देखते ही अपने सर नीचे कर लिए थे। इसका मतलब था कि अकरम चिश्ती इन्हें जानता था। शायद मुर्शद अली की कैद में इनसे मुलाकात कर चुका था। इसके जाने के बाद इन्होंने सर ऊपर किए। सफीर निढाल हो रहा था। इसने गुज़िश्ता रात कठिन वक्त गुजारा था। मैं जल्द अज जल्द उसे तिब्बी इमदाद और आराम पहुंचाना चाहता था, इसलिए 4 आदमी फतेह खान की तलाश में छोड़कर बाकी लोगों के हमरा रवाना हो गया। इन चारों के लिए जीप ड्राइवर समेत वहीं छोड़ दी थी। निस्फ घंटे बाद हम कोठी में दाखिल हुए तो राजा उमरदराज कोठी के सामने वाले हिस्से में सुबह की धूप सेंकता नजर आया। मैंने सफीर और मोना को अंदर पहुंचाने की हिदायत की और खुद राजा की तरफ बढ़ा। वो बेहद खुश नजर आ रहा था। मुबारक हो शहबाज, तुमने अपने साथियों को छुड़ाकर कारनामा अंजाम दिया है। फतेह खान कहाँ है? मुझे अफसोस है राजा साहब, जरा सी गफलत से वो फरार होने में कामयाब हो गया। फरार हो गया? राजा की मुस्कुराहट यकलख्त गायब हो गई। कैसे? मैंने उसे तफसील से फतेह खान के मिलने और फरार होने की कहानी सुनाई। इन लोगों से जरा सी गफलत हो गई कि इसके हाथ पैर नहीं बांधे थे। इस मौका से फायदा उठाकर वो निकल गया। लानत हो। राजा उमरदराज गुस्से में था। मैंने कभी उसे इस तरह जज्बाती नहीं देखा था। शहबाज, तुम नहीं जानते उसका निकल जाना कितना खतरनाक हो सकता है। मुझे अंदाजा है राजा साहब, 7-8 साल पहले कितनी बार मेरा इससे वास्ता पड़ चुका है। वो तो खुदा ने बचाया, वरना फतेह खान मुझे मार चुका होता। अब भी उसने मुझे कत्ल करने की कसम खाई हुई है। फतेह खान के पीछे आदमी भेजे हैं? हाँ, 4 आदमी और गाड़ी वहीं छोड़ आए हैं। वो इस इलाके में फतेह खान को तलाश कर रहे हैं। मुमकिन है वो पकड़ लिया जाए। मुश्किल है, राजा उमरदराज मायूसी से बोला। वो बेहद चालाक शख्स है। एक बार निकल जाने के बाद उसका हाथ आना मुश्किल है। मुझे याद था कि राजा के महल में फतेह खान कैसे दंदनाता फिरता था, जबकि राजा के आदमी उसे चारों तरफ तलाश करते फिर रहे थे। मैं थका हुआ और भूखा था। राजा से इजाजत लेकर अंदर आया। अनेक्सी में डॉक्टर ने सफीर की मरहम पट्टी कर दी थी। मोना मुंह हाथ धोकर फ्रेश नजर आ रही थी। नाश्ते का कह दिया था। इस वक्त तक इनके लिए कॉफी मुहैया कर दी गई। इनके चेहरों की रौनक बहाल हो गई थी। मैं इनके बारे में जानने के लिए जितना बेताब था, इससे ज्यादा वो मुझे अपनी कहानी सुनाने के लिए बेचैन थे। लेकिन इस वक्त खादिम ने नाश्ता मिलने की जांफज़ा खबर सुनाई। लिहाजा हम अनेक्सी के मुख्तसर डाइनिंग हॉल में आ गए और मैंने उनसे कहा, तुम दोनों नाश्ता करके आराम करो, जब उठोगे तब बात करेंगे। मगर मोना के पेट में खवातीन की रवायत के मुताबिक दर्द हो रहा था। नाश्ते के दौरान वो छोटे छोटे वाकयात सुनाती रही और मैं सुनता रहा। सफीर ने बराए नाम नाश्ता किया। वो पेन किलर के ज़ेरे असर गनूदगी महसूस कर रहा था। दरमियान में मुआजरत करके उठ गया। अनेक्सी के 2 कमरे इनके लिए खोल दिए गए थे। अलबत्ता मोना मेरा पीछा छोड़ने के मूड में नहीं थी। नाश्ते से ज्यादा उसका जोर बातों पर था। नाश्ते के बाद मैं चाय लेकर उठ गया, क्योंकि हकीम का उस कमरे में मेरा इंतजार कर रहा था और उसे मेरे हाथ की मालिश करना थी। मोना ने उसे दिलचस्पी से देखा और अंग्रेजी में बोली, ये क्या नमूना है? उर्दू में बात करो, मुमकिन है इसे अंग्रेजी आती हो। मैंने अपना हाथ शाही हकीम के हवाले करते हुए कहा, शोभी तुम्हारी तो कलाई टूट गई थी, फिर इतनी जल्दी? ये इस हकीम का कमाल है, सिर्फ कलाई नहीं टूटी थी बल्कि हाथ काटने की तैयारी की जा रही थी।
कि ये लोग मुझे उठा कर ले आए। मैंने मोना को इस मोइज़ा असर मरहम के बारे में बताया। वो मुंह खोले सुन रही थी। नामुमकिन, हड्डी कम से कम 4-5 महीने में जुड़ती है और तुम्हारा तो कंपाउंड फ्रैक्चर था। यकीन तो मुझे भी नहीं था, लेकिन उम्मीद जरूर थी, क्योंकि एक बार पहले भी मैं इस जादुई मरहम की कारगुजारी देख चुका था। मोना ने गौर से मेरा हाथ देखा। जब मैंने इसे अस्पताल में देखा था तो ये बिल्कुल नीला और सूजा हुआ था। अब इसकी रंगत नॉर्मल हो गई है। खुदा के बाद यही शख्स इसका जिम्मेदार है जिसे तुम नमूना करार दे रही हो। मेरा सर नींद से बोझल हो रहा था। अब मोना जमाहियां ले रही थी। मैंने उसे मशवरा दिया कि वो जाकर कमरे में सो जाए। कोई भी मसला हो या जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ किसी मुलाजिम से कह देना। शोभी, ये उस राजा उमर दराज की कोठी है ना जो? हाँ बाबा, ये उसी राजा उमर दराज की कोठी है, जाओ जाकर सो जाओ। इसके जाने के बाद हकीम ने मालिश मुकम्मल करके मुझे गोलियां खिलाई। उसका कहना था कि इन गोलियों का कुछ अरसे तक इस्तेमाल जरूरी था ताकि हाथ अपनी पूरी तवानाई हासिल कर सके। इसके जाने के बाद मैं हाथ पर एक गर्म पट्टी लपेट कर लेट गया और चंद मिनट में गहरी नींद सो चुका था। फिर मेरी आंख शाम 4 बजे खुली। कसलमंदी दूर करने के लिए मैंने गुस्ल किया और जब कमरे में आया तो मोना टीवी लगाए बैठी थी। तुम कब उठी? मैं तो 3 बजे उठ गई थी। जोर की भूख लगी थी, नहा कर खाना खाया। सफीर अभी तक सो रहा है इसलिए तुम्हारी तरफ चली आई। मुझे भी शिद्दत से भूख लग रही थी। किचन कॉल करके अपने लिए खाना और मोना के लिए चाय मंगवाई। हाँ, अब बताओ तुम लोगों पर क्या गुजरी? वो लोग शायद पहले ही हमारी ताक में थे। जैसे ही हम अस्पताल की अकबी गली में पहुंचे, नीचे 4 लोगों ने हमें घेर लिया। सफीर इनसे भिड़ गया था, लेकिन एक ने उसके सर पर कुछ मारा और वो गिर गया। मैंने चीख मारने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह पर हाथ रख दिया गया और इस तरह हमें पास खड़ी गाड़ी में बिठा दिया गया। ये बड़ी सी वैन का पिछला हिस्सा था जो चारों तरफ से बंद था। मेरे मुंह पर हाथ रखने वाले ने कहा कि अब मैं जितना चाहूं शोर कर सकती हूँ, इस वैन से आवाज बाहर नहीं जा सकती। सफीर के हाथ पीछे करके बांध दिए गए थे और मुझे उससे दूर बिठा दिया गया। सारे रास्ते वो फजूल किस्म की बकवास करते रहे थे। ये बताते हुए मोना का चेहरा सुर्ख हो गया। मोना, तुम्हारे साथ किसी किस्म की ज्यादती तो नहीं हुई? नहीं, जिस्मानी तौर पर नहीं, लेकिन ज़हनी तौर पर। वो अचानक फूट फूट कर रो दी थी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। पगली, रोती क्यों है? अब तू महफूज है। इन दिनों मैंने बेहद अजियत सही है। इंसान इस कदर गलीज भी हो सकता है? ये इंसान कहाँ है? मैंने तलखी से कहा। यह हैवान है, नफ्स परस्त दरिंदे। खासतौर से एक शामा नामी बंदा बहुत खबीज था, मोना ने बताया। घनी मूंछों वाले इस शख्स के दिमाग में दुनिया जहां की गंदगी थी। खुश हो जाओ, अपने सारे गंद समेत मेरे हाथों जहन्नुम वासिल हो चुका है। उसका चेहरा जगमगा उठा था। सच, उसने एक बार सफीर को भी मारा था। इसने गुस्से में आकर उसे गालियां दी थी। तुम लोगों को और कहाँ ले जाया गया था? और कहाँ ले जाते? हम तो शुरू से इसी इमारत में थे। हमें पहले ऊपरी कमरों में रखा गया था, मगर एक रात फायरिंग के बाद हमें रात के वक्त नीचे एक तहखाने में रखा जाता था। अलबत्ता सुबह ऊपर ले आते थे। एक बार मुर्शद अली आया था। वो हमसे तस्वीर और तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। हमें हैरत हुई। उसने बताया कि शहबाज अस्पताल से गायब है और नदीम ने उस पर इल्जाम लगाया है। वो बेहद गुस्से में था। खासतौर से अपने भाई के हवाले से धमकियां दे रहा था कि उसके भाई के साथ जो हुआ इसका खुमियाजा खास तौर से मुझे भुगतना पड़ेगा। मुझे उसकी नीयत का अंदाजा था। जब तक तस्वीर मेरे पास थी वो तुम लोगों को हाथ नहीं लगा सकता था। यह बताओ कि वहां कोई डेविड शाह नामी गोरा आया था? नाम तो नहीं पता, लेकिन उस फतेह खान के साथ एक बरतानवी आया था। छोटे कद का और भारी जिस्म का शख्स। यकीन करो शोभी, उसकी आंखें एक्सरे की तरह अंदर तक उतर जाती थी। ऐसा लगता था जैसे वो हमारे जहन को पढ़ रहा है। मुर्शिद अली उसके सामने पालतू कुत्ते की तरह दुम हिला रहा था। उसने हमसे तस्वीर के बारे में पूछा और हमारे जवाब सुनकर मुर्शिद अली से कहा कि यह सच कह रहे हैं। इसकी वजह से हमारे साथ बेहतर सलूक होने लगा था। खासतौर से इन लोगों की बदजुबानियां कम हो गई थी। उसने मुर्शिद अली को हुक्म दिया था कि हमें आराम से रखे। डेविड शाह नहायत खतरनाक आदमी है। ये बर्ड शाह का कजन है और तस्वीर के चक्कर में यहाँ आया है, वरना मुर्शिद अली जैसे जाहिल जागीरदार को तस्वीर से भला क्या दिलचस्पी हो सकती है? इस तस्वीर में ऐसी क्या खास बात है जो इतने लोग उसके पीछे दीवाने हैं? कम से कम मुझे कोई खास बात नजर नहीं आई। किसी मारूफ मुसव्वर की भी नहीं है, बल्कि इसका सिरे से कोई मकाम ही नहीं है। क्या मैं इस तस्वीर को देख सकती हूँ? हाँ, जब मैं राजा उमर दराज के हवाले करूंगा तब देखना। तस्वीर कहाँ है? नदीम के पास। मैंने खुशकिस्मती से उसके हवाले कर दी थी, वरना इस रात काटेज पर हमला करके मुझे अगवा कर लिया गया था। हमलावर तस्वीर भी ले जाते और अब तक मैं किस्सा पारी नाम बन चुका होता।